गुड मॉर्निंग बच्चों। 7th क्लास के सभी बच्चे अपनी बुक से अपनी हिंदी की बुक से 5th लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते, मतलब रुक जाते और उसको सुनते। उसके स्नेह अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे से झांकने लगती। चिक पड़ी होती है ना, दरवाजे पे बांस की बनी हुई चिक होती है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। पेटी मतलब जिस बॉक्स में खिलौने भरे होते थे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ओल इचका। जैसे छोटे छोटे बच्चों की तुतलाई हुई आवाज़ होती है, तो उसी प्रकार इसमें बताया गया है। कैसे? इचका का मतलब होता है इसका, और ओल का और। तो ऐसे ही पूछ रहे हैं मैं कि ओल इचका क्या दाम है? खिलौने वाला बच्चों को दिखाता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति। किसकी? सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला के छुंदल है। कैसे बोलता है बच्चा? मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। तो तुतली भाषा में हो गया, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा छुंदल है। तो वो कह रहा है कि और मेरे वाला भी देखो कैसा सुंदर है। आगे देखो बेटा, दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती रही। निरखती का मतलब है कि यानी कि निहारती रही, उनको देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अच्छा, सेकंड पार्ट देखेंगे। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। 100
भी 2-2 रुपए में। भला इसमें उसे क्या मिलता रहे होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, उत्तर मिला। उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी। कितनी? यानी न उसकी अधिक उम्र न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? आगे देखें। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया, यानी जो हुलिया उसका बतलाया वही है, उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, स्मरण याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी यानी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम भी लेंदे मुल्ली, ओ अम भी लेंदे मुरली। ये बच्चे कहते हैं ना कि हम भी लेंगे मुरली, तो बच्चे अपनी भाषा में फिर कहते हैं कि हम भी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष मतलब प्रसन्नता, खुशी से बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो ऐसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब उसको थोड़ा सा झंझलाहट सी हुई, गुस्सा सा। क्या बोला? आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो ही पैसा है, असली दाम तो ही 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, 2 मुरली ले लेते हैं।
दो मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा वही लो, ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया है ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। पार्ट नंबर 3। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। यानी पेट के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। पार्ट नंबर 4। 8 मास बाद यानी 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजा अनुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब क्या लेके आया वो? इस बार मिठाई लेकर आया है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, यहाँ उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। कितनी? 16। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, 2 4 की दे दो।
अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर संशय और विस्मय आदि भाव में डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। आगे देखो बेटा। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण नहीं निकले। मतलब वह भी उसी तरह अपने परिवार, जब उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया तो वह भी मरना चाहता था, लेकिन वह बताता है कि दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, गुल गुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है वैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों देखो कितना प्यारा हमारा ये लेसन है, कितनी अच्छी बातें बताई गई है कि हम अपने दुख से बाहर किस तरह निकल सकते हैं। दूसरों के साथ खुशियाँ बांटकर भी हम अपने दुख को भूल सकते हैं। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। आगे देखें प्रश्न अभ्यास। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? वह बच्चों को बहलाने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए उन चीज़ों को बेचता था, और जब उसका मन बच्चों के पास आने का करता था तभी वह आता था।
मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? सबसे पहले उसका मीठा स्वर था, फिर उसका बातें करना था और फिर उसका एक अच्छे दामों में सामान को बेचना। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं, वही जो एक क्रेता और विक्रेता के बीच में होता है, खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में होता है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? बच्चे लिपट लिपट करके अपनी पसंद के खिलौने लिया करते थे। रोहिणी को मुरली वाले के शवर से खिलौने वाले का स्मरण क्या हो आया, क्योंकि उसकी सारी बातें उससे मिलती थी। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी की बातें सुनकर मुरली वाला, मिठाई वाला भावुक हो गया था और उसने अपने परिवार का उसे छोड़कर चले जाना कारण बताया। अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने उनको अपनी व्यथा सुनाई और उन बच्चों को ऐसे ही मिठाई दे दी। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? चिक के पीछे का मतलब है हमारे घर के दरवाजे पर जो पर्दा पड़ा होता है। पहले औरतें किसी से कुछ खरीदती थी, बातें करती थी तो पर्दे के पीछे से ही करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कई जगहों पर, कुछ जगहों पर ऐसा है तो वह एक मतलब मर्यादा है, एक शर्म है, जिसके कारण से ऐसा होता है। और कुछ हद तक ये सही है, लेकिन जहाँ आवश्यकता इसकी न हो वहाँ उस पर्दे की आवश्यकता नहीं है। कहानी से आगे जो दिया हुआ है, देखें बेटा, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए कि ऐसा हो सकता है जैसे उसके परिवार में हुआ और उसने दुख उठाया और उसने अपनी खुशी को ऐसे बांटना चाहा। कहीं आपके पास भी ऐसी घटना घटी हो तो आप उसको माइंड में लाइए और लिखिए। हाट मेले, शादी और आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। जब आप मेले में सामान खरीदने जाते हैं, बाज़ार में खरीदने जाते हैं, तो आप बच्चों के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें अपनी ओर खींचती है, आप लेने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में बताना है, सोचना है, लिखना है। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। इस तरह की हमारी जो कहानियाँ, किताबियाँ हैं, हमारी जो लाइब्रेरी है, उसमें आपको मिल जाएगी। आप निकलवा कर पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा अनुमान और कल्पना। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश करना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वह कहाँ से आया है और कौन है। दूसरी बात, हमें ये भी पता होना चाहिए कि वह अच्छा इंसान है या नहीं है। आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है, बड़ों से पूछ कर लिखिए, है ना। पहले लोग कैसे फेरी करने आते थे, सामान बेचने। फेरी वाला मतलब सामान को बेचने वाला, गली गली जो घूमता है। क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के सवर कम हुए हैं? कारण लिखिए। हाँ, लगता है। कारण यह है कि हम लोगों का बाजार आना जाना अधिक हो गया है, औरतें भी बाहर निकलने लगी है, तो अधिकतर अपने सामान की आवश्यकता हम वहीं से पूरी कर लेते हैं। फेरी वाले और अन्य कामों में लग गए हैं, इसीलिए उनकी संख्या कम हो गई है। भाषा की बात, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। यहाँ ऊपर वाला का प्रयोग हुआ है। बताइए कि वाला से पहले आने वाले सब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में यानी प्रत्यय जुड़कर जो ये शब्द बने हैं वही इसमें आते हैं। ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? उनका प्रयोग है कि कौन है मिठाई को लाने वाला।
कौन है? बोलने वाली, जो बात को कहता है। अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है, यानी 2 ठो, यानी 2। जैसे भोजपुरी में 1 ठो लड़का, 4 ठे आलू, 3 ठे बटुली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा है। इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। आगे देखें, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने गए हैं, यानी लग रहा है। जब हमें लगता है ना कि कोई कहाँ गया है, तो हम उस अपने ही अंदाजे से, अपने अनुभव से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? देते हो, यह हमें पता चलता है कि देने का मतलब है कि किस रेट दे रहे हो। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चल कर ठहराओ। किसको? मिठाई बेचने वाले को। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे? तो बातचीत को कहने का तरीका अक्सर बदल जाया करता है। ठीक है बेटा, आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना और इसका जो कार्य है इसको कर लेना सुंदर ढंग से। ठीक है, धन्यवाद।